कोई नॉर्मल फीवर है या नॉर्मल सर दर्द है, नॉर्मल पेट दर्द है, लेकिन जब वो किसी विशेषज्ञ से इसकी जांच कराते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि अरे ये तो टीबी के सिम्टम्स हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे हमारे सहयोगी पराग गुप्ता। सबसे पहले मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी। पराग आइए मंच पर और कमान संभालिए। और पराग के साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर संदीप मल्होत्रा संतोष हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं और डॉक्टर सुमंत मेट्रो हॉस्पिटल से। दोनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं और तमाम सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि हमारे और आपके मन में कई ऐसे सवाल होते हैं कि ये लक्षण आ रहा है, ये तो नॉर्मल है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वही छोटी सी अनदेखी दर्शकों कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है। तो पराग अब कमान संभालेंगे और जो छोटे छोटे सवाल हैं, लक्षण हैं, कैसे बीमारियों का पता लगाएं, हमारे सत्र को आगे बढ़ाएंगे पराग और संभालेंगे पराग। ओवर टू यू पराग। बहुत धन्यवाद तुलसी आपका। जैसा कि तुलसी ने कहा कि यह सत्र बेहद खास होने जा रहा है। दो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ मेडिकल लाइन में हमारे साथ इस सत्र में हैं और दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे उनके विशेषज्ञता को भी और साथ ही अपने क्षेत्र में वो किस तरह से काम फरीदाबाद के अंदर कर रहे हैं। तो सबसे पहले संदीप जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। चूंकि जैसा कि तुलसी ने कहा कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कई बार बहुत बाद में लोगों को पता लगती है, क्या इसके लक्षण है या आप क्या टीबी के बारे में आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहेंगे? पहला रिएक्शन सर इस सत्र में आपका। थैंक यू पराग। धन्यवाद इंडियन न्यूज़ की टीम को हम इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि हम टीबी एक परेशानी है जो कि हम नॉर्मल अपने डेली क्लिनिक में प्रैक्टिस में डेली देखते हैं। और ये आप जो लक्षण की बात कर रहे हैं या इस तरह के, इसमें मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो बहुत बार ज़्यादातर हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि खांसी है, बलगम है, सांस फूल रही है तभी टीबी है। पहली बात कि ये खाली फेफड़े की टीबी ही टीबी नहीं है, शरीर के और हिस्से में भी टीबी की ये परेशानी हमें हो सकती है। और एक कॉमन जो सरकार के माध्यम से न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में, सभी जगह एक बात बताई जाती है कि 3 हफ्ते से अधिक की खांसी और अगर आपको बुखार बना हुआ है तो ही टीबी की जाँच कराएँ। फेफड़ों की टीबी के संबंध में ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लंबी खांसी या लंबा बुखार बने रहने पे टीबी का लक्षण हमें ये माने जाते हैं। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वजन का कम हो जाना, शरीर का गिर जाना, भूख कम लगना, ये एक ऐसी कॉमन लक्षण है जो हर किसी को पता होने चाहिए। साथ ही साथ मैं इस बात के लिए भी थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि फेफड़े के अलावा हमारे शरीर के और हिस्सों में भी टीबी की दिक्कत होती है। दुर्भाग्य से हमारे पास जो ओपीडी में मरीज आते हैं वो अपनी प्रैक्टिस में हम देखते हैं ज़्यादातर कुछ और इलाज दिया जा रहा होता है, जैसे टाइफाइड का या किसी और बीमारी का, लेकिन टीबी को शक में कम रखा जाता है क्योंकि शायद उसकी कई बार हम डायरेक्ट उसकी जांच की फैसिलिटीज़ नहीं होती। जैसे कि अगर हमें बात करें कि हड्डी की टीबी या आपकी इंटेस्टाइन में या शरीर के और हिस्से में, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बहुत बार पेशेंट लेट हो जाते हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस जो हम अपने मीडिया के माध्यम से करते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार या वजन कम होना, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी परेशानी है जैसे कमर दर्द, पेट में दर्द या बाकी परेशानी है जिसमें आप लाभान्वित नहीं हो पा रहे, जिसमें आपको आराम नहीं मिल रहा, तो एक संभावना जरूर रखनी चाहिए और स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह लेनी चाहिए। सुमन गुप्ता जी, चूंकि आप कैंसर को लेकर काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप बताएं फरीदाबाद में किस तरह से इसको लेकर काम हो रहा है, आपका इसमें योगदान क्या है? नमस्कार। जहाँ तक बात सर ने करी, टीबी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसी तरह से कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि कैंसर में एक तो कैंसर की डायग्नोसिस मुश्किल है और दूसरा एक पेशेंट का ना एक अपना मानसिक रूप होता है, नहीं मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती, तो एक डिनायल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भारत देश में करीब करीब 80 से 90% कैंसर लास्ट स्टेजेस में मिलते हैं। एक चीज़ ये है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये 200 से 250 बीमारियों का समूह है। तो कई बार क्या होता है कि हम बड़ी जल्दी ही ना किसी का डायग्नोसिस बना शायद इसे कैंसर, तो मरीज, रिश्तेदार और कई बार डॉक्टर भी जो उसका इलाज कर रहा होता है वो एक डेथ वारंट सा साइन कर देता है, नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, ये स्टेज 4 का कैंसर है या ये कैंसर की बीमारी है। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये समझना है कि कैंसर का मतलब डेथ नहीं है। आज फरीदाबाद में पिछले 12 से 15 साल पहले फरीदाबाद का हर कैंसर का मरीज दिल्ली या बाहर जाता था। आज फरीदाबाद कैंसर रोग के इलाज में शायद सक्षम ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के टॉप सेंटर्स में से एक हो गया है।
सो सबसे पहली ज़रूरत की बात यह है, कैंसर इज़ नॉट अ डेथ साइन, इट इज़ अ लाइफ विच विल गो फॉरवर्ड। करीब करीब नई दवाइयों से, खासतौर से इम्यूनोथेरेपी से, रोबोटिक सर्जरी से, रेडिएशन से, जो अच्छे सेंटर्स पे जैसे मेट्रो हॉस्पिटल हमारे यहाँ हैं, तो स्टेज 4 कैंसर्स के भी 30 से 40% पेशेंट बहुत लंबे चलते हैं या कई बार क्योर भी हो जाते हैं। तो कैंसर हैज़ टोटली इवॉल्व्ड इन लास्ट 3 to 4 years। यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर ज्यादा है कैंसर को लेकर, अगर हम सही समय पर इसको पकड़ लें तो शायद क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि कैंसर को एक मौत और कैंसर के डॉक्टर को ना वो यमराज का भैंसा माना जाता है, वो सच नहीं है। सो कैंसर इज अ क्योरेबल डिजीज इन टुडेज एरा। ठीक है सर। संदीप जी, चूंकि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत की बात करते हैं, तो ये बहुत समझना जरूरी है कि ये अभियान किस तरह से भारत के अंदर चल रहा है, और जरूरी है कि जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो फिर प्रदेश की बात होगी, फिर जिलों की बात होगी। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था करीब करीब 3 से 4 साल पहले। 2025 में इसकी डेडलाइन रखी गई थी कि हम ये देश को टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। ऑल्दो इसमें हमें काफ़ी हद तक सक्सेस मिली है और इसकी एक डेडलाइन को एक्सटेंशन मिली है। और 2015 से अगर हम बात करें, करीब करीब 21%, 20 से 21% टीबी के केसेस में कमी आई है। ये एक शायद जागरूकता की वजह से, एक बेहतर डिटेक्शन की वजह से ऐसा हो पाया है। और इस कामयाब करने के लिए या हमें चीज़ों को जोड़ने के लिए, जैसा कि किसी भी बीमारी के साथ हमें बेटर अवेयरनेस करनी पड़ेगी। प्राइमरी लेवल पे डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे प्राइमरी क्लिनिक हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके और इस तरीके से जो मोहल्ला क्लिनिक्स या स्मॉल क्लिनिक्स के लेवल पे अगर डिटेक्शन हो तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। प्रॉब्लम हमारी आती है ग्रामीण लेवल पे, जहाँ पर सुविधाओं का थोड़ा अभाव रहता है और डिटेक्शन में हम कई बार लेट हो जाते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो डॉट्स की बात करें कि हमें सरकार से मुफ्त दवाई दी जा रही है या दवाइयों को अपने सामने दिया जा रहा है, तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है बीमारी को रोकने का। इसके अलावा प्राइवेट में भी हम लोग सभी पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं, तो सभी लेवल पे काम किया जा रहा है। बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब जैसा कह रहे थे कि जागरूकता लोगों के अंदर आनी चाहिए, तो वो आप कितनी देख रहे हैं? क्या लोग जागरूक हैं वाकई में? क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो शायद डॉक्टर्स भी ना पकड़ पाएं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे पेशेंट्स थे पहले ट्यूबरकुलोसिस या टीबी को लेके, एक सोशल स्टिग्मा था, एक टैबू था, लोग बताने में डरते थे कि ये परेशानी है, शायद डॉक्टर जाने में भी डरते थे। एक पुराने टाइम में तो शायद इलाज भी नहीं था, ऊपर हम लोग सैनिटोरियम वगैरह में ट्रीटमेंट। अभी इसके बारे में बात करते हैं और इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, डायग्नोज, तो जागरूकता है तभी लोग बात करते हैं, इलाज के लिए भी आते हैं। और आपको हैरानी होगी कि मतलब हम नॉर्मल जो टीबी की बातें करते हैं वो तो सारी ठीक है, अगर हम ये बात करें महिलाओं में इनफर्टिलिटी, जो बच्चा नहीं हो रहा, उसके 30 to 35, 1/3 केसेस टीबी की वजह से होते हैं। तो ये बीमारी मतलब इतनी कॉमन और रैम्पेंट है कि आप इससे अलग तो हो ही नहीं सकते। तो जागरूकता ऑल्दो आ रही है, पर मुझे लगता है कि शायद हम चाहे इसके कैंप्स या मीडिया से और जागरूक लोगों को किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रीटेबल डिजीज़ है। और जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि कैंसर का एक अच्छा इलाज है, इसी तरीके से ये तो 100% क्योरेबल डिजीज़ है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि मोर देन 95% क्यों, एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो जागरूकता रहेगी तो और अच्छा इलाज मिल पाएगा। बिल्कुल। यानी अलग अलग तरीके की टीबी है। चूंकि पहले लोग अगर कोई खांस रहा है तो कहते थे कि इसको टीबी या अस्थमा हो गया, लेकिन अब अलग अलग तरह की टीबी है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। ये टीबी तो पहले भी थी, लेकिन अभी हम जो मैंने आपको एक बात बताई कि इनफर्टिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शरीर में परेशानी हो सकती है कि जब तक वो टीबी की प्रॉब्लम नहीं, उनका इलाज भी संभव नहीं हो सकता। चाहे वो कोई शरीर का घाव हो सकता है या आपको और फेफड़े के बाहर की जो टीबी से संबंधित परेशानियां हैं। हम सभी विशेषज्ञ डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक्स में अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, जो कॉमनली जो आम जनता को जिसकी जानकारी है वो फेफड़े से संबंधित टीबी की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ों की भी जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर को सभी प्रभावित करती है। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, चूंकि आपने पहले ही बताया कि कैंसर का नाम सुनते ही डॉक्टर्स के बारे में और मरीज के बारे में एक अलग परसेप्शन बन जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि फरीदाबाद में इसको लेकर क्या काम हो रहा है, सरकार की इसमें मदद कितनी है और साथ ही केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है?
देखिए कैंसर के ऊपर आजकल बहुत काम हो रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आ गए हैं। पिछले 3 से 4 साल में अगर हम देखें तो कैंसर की दवाइयाँ, क्योंकि कैंसर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मेडिसिन का है, गवर्नमेंट ने मेडिसिन की कॉस्ट को कैप करा है। अभी लास्ट बजट में बहुत सारी इम्पोर्टेड दवाइयाँ थी जिसपे इम्पोर्ट टैक्सेस ख़त्म करें, उस वजह से वो जनसाधारण को मिल पा रही है। इनफैक्ट अगर दुनिया की दवाइयों की बात करें या कैंसर का सिनेरियो देखें, करीब 60 to 70% टोटल दवाई और रॉ मटेरियल इंडिया से सप्लाई हो रहा है। तो ग्लोबली कैंसर के इम्पैक्ट में हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस लड़ाई में, और भारत की फार्मा इंडस्ट्री और इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। तो हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ही पॉजिटिव हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है और हेल्प चाहिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो है अभी कैंसर नोटिफाइबल डिजीज़ नहीं है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक नोटिफाइबल डिजीज, हर मरीज़ का हिसाब है सरकार के पास। कैंसर का भी धीरे धीरे रजिस्ट्रीज बनेंगी, कैंसर के पेशेंट का एग्जैक्ट डेटा बनेगा, तो शायद हम समझ पाएंगे कि इस बीमारी का असली नंबर क्या है। आज हम बोलते हैं कि 1 मिलियन में 32 से 35 लोगों को कैंसर है, मगर शायद ये नंबर बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि 90% केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, पहचान नहीं हो पा रहे। और जब तक हमें पता नहीं चलेगा ये कितना बड़ा सोशल बर्डन है देश के ऊपर या मेडिकल बर्डन है, तब तक इसकी और पॉलिसीज नहीं आ पाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आयुष्मान योजना केंद्र सरकार चला रही है, चिरायु योजना भी चल रही है प्रदेश के अंदर। कितना फायदा प्राइवेट अस्पतालों में इन योजनाओं का लोगों को मिल पा रहा है, और कोऑर्डिनेशन आपका सरकार के साथ कैसा है? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा विज़न था सरकार का कि हम लोग जैसे हम फरीदाबाद या हरियाणा की बात करें तो स्मॉल से मीडियम साइज़ हॉस्पिटल ज़्यादा अग्रसर हैं ट्रीटमेंट देने के लिए आयुष्मान में, और इसमें कुछ भी अधिकृत बीमारियों का इलाज दिया जा रहा था, जिसमें हमारी रेस्पिरेटरी की भी डिजीज़ कवर थी। और आपके माध्यम से मैं ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे विज़न के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, बट अभी एक टाइम से थोड़ा एग्जीक्यूशन को लेके इश्यूज़ हैं, और अस्पतालों को उनकी फंडिंग टाइम से नहीं, उस वजह से शायद हम गवर्नमेंट के साथ हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे साथ डॉक्टर सुरेश अरोड़ा सर भी बैठे हुए, जो हरियाणा आयुष्मान कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सर, हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, मीटिंग सरकार के साथ वो बार बार कर रही हैं कि हमारी पेमेंट्स हमें टाइम पे दी जाएं, और वो फंडिंग रिलीज के बाद ही पेशेंट को केयर देना संभव हो पाता है। इसमें अभी हमें थोड़ी बाधाएं आ रही हैं, जिस वजह से हमारी सरकार के साथ मीटिंग चल रही है। लेकिन हाँ, ये एक जो हमारे देश की मोदी जी की सरकार का, हरियाणा गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा विज़न है। इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है, काफ़ी कुछ हो भी रहा है। और अभी जैसे मैं आपके माध्यम से यही बात हम कह सकते हैं कि अगर इसमें हॉस्पिटल्स को उनको टाइमली उनकी पेमेंट्स या बाकी चीज़ों का सहयोग मिलता रहेगा, तो मरीजों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर सुमंत, वैसे तो कोशिश है सरकार की कि हम सरकारी अस्पतालों को ऐसा बनाएं कि लोगों को वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल पाए, लेकिन कई बार प्राइवेट अस्पतालों को लेकर इस तरह का परसेप्शन लोगों के जहन में, पैसा बहुत खर्च होता है वहां पर, और जनता अगर वहां पर जा रही है तो साहब फिर तो बिल मोटा ही बनना है। सर देखिए क्या चक्कर है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर चीज़ गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, डॉक्टर की सैलरी से लेके स्टाफ की सैलरी, दवाइयाँ, सब कुछ सरकार ला के दे रही है। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न कर रही है, मगर जहाँ तक प्राइवेट हेल्थ केयर की बात आती है वो टोटली एक पेड सिस्टम है। तो कई बार जनता के, शायद आप मेरे ख्याल से आज मीडिया वाले इसके लिए सबसे सही लोग हैं, कि जनता में एक ये भय बन गया है कि प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाएंगे या लूट लिए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट के तरीके आ गए हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी कैपिंग्स आ गई हैं, तो उस सब को लेके एक बहुत ही क्लीन सिस्टम अब हमारे देश में है। जो हमारा पॉलिटिकल सेशन था उसमें भी ये बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष उन्होंने कहा था कि यहाँ तो स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हैं, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि पहले से कुछ बेहतर फरीदाबाद और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है? सर फरीदाबाद बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपनी जगह को बुरा बोलना आसान है, ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स करना बहुत आसान है। अगर पॉजिटिवली देखें तो आज बीके हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल जो हमारा है, वहाँ पे सेवाएं बहुत है, मरीजों की सेवा हो रही है, तो नेगेटिव बोलना बहुत आसान है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, हाँ बहुत अभी स्कोप है इसमें। अगर आज मैं बोलूँ कि 100 का काम हो रहा है तो शायद 1000 का काम हो सकता है, मगर एक पॉजिटिव रुख रहा है गवर्नमेंट का, सर्विसेज इंप्रूव कर रही है। एक पॉपुलेशन हमारे देश का इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक चीज भी बनाते हैं वो पूरी तरह क्लॉग हो जाती है, तो धीरे धीरे और अस्पताल बनेंगे और लोगों
बनेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने स्कीम्स की बात कही, अगर स्कीम्स के पेमेंट्स वगैरह रेगुलराइज हो जाते हैं और टाइमली हो जाते हैं तो प्राइवेट भी उस पीपीपी में बर्डन कम कर देगा गवर्नमेंट सेक्टर पे। तो ये एक टोटल जो है एक सिनेरियो बनते बनते अगले 2 से 3 साल में मुझे उम्मीद है कि हेल्थ केयर और गरीब आदमी की ना इस देश में जो सेहत को लेके परेशानियां वो काफ़ी कम हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करूंगा और हम उम्मीद भी करेंगे कि अगला जब कॉन्क्लेव होगा इंडिया न्यूज हरियाणा का फरीदाबाद में और सुविधाएं डेवलप हों। और बहुत धन्यवाद हमारे दोनों ही खास मेहमानों का इस सत्र में शामिल होने के लिए, क्योंकि दोनों ने अपने अपने क्षेत्र को लेकर तमाम सारी बातें बताई हैं। फरीदाबाद में क्या और संभावनाएं हैं इस पर भी चर्चा